सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025 पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक के.जी. सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सुबोध मिश्र। आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की युवा शक्ति जल्द ही उसे एक विकसित राष्ट्र बनाएगी। उन्होंने कहा कि भारत की युवा शक्ति उल्लेखनीय परिवर्तन ला रही है, उन्हें नई पीढ़ी पर भरोसा है और वह सभी समस्याओं का समाधान खोज लेगी। विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025 पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक के.जी. सुरेश। के.जी. सुरेश जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। पहले हम चर्चा की शुरुआत करें कि जो हमारा विजन है, प्रधानमंत्री भी उल्लेख करते हैं और अक्सर बात होती रहती है कि हमें अगले कुछ दशकों में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। तो इसका मतलब क्या है? विकसित भारत का क्या मतलब है और उसे हासिल करने में युवाओं की क्या भूमिका हो सकती है? सर्वप्रथम मैं आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को राष्ट्रीय युवा दिवस तथा स्वामी विवेकानंद जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं। आपने जो सवाल किया है, प्रधानमंत्री जो हमें लगातार प्रेरित कर रहे हैं विकसित भारत की ओर 2047 में, यानी कि अमृत काल इस वक्त चल रहा है। हमने 2022 में अपने आजादी का हमने जो है अमृत महोत्सव मनाया और उस अमृत महोत्सव से लगातार 25 वर्ष, हमारे शताब्दी वर्ष 2047, यानी कि आर्थिक दृष्टि से नहीं, सामाजिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से, और जहां हर व्यक्ति समाज में खुशहाली हो और हर व्यक्ति का कल्याण हो, जिन्हें अंत्योदय का शब्द का दीनदयाल उपाध्याय जी ने संबोधित किया था, उस अंतिम व्यक्ति तक विकास जो है पहुंचे। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हो, शहरों में विकास हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, यानी कि देश का समुचित विकास हो। जहां अभी तक हम विकासशील देश के दर्जे में आए, अब हम एक विकसित राष्ट्र के दर्जे में आए, जहां मूलभूत सुविधाएं सभी नागरिकों को उपलब्ध हो। लोकतांत्रिक राष्ट्र के नाते हम किस तरीके से सभी विविधताओं के और सभी मतभेदों के बावजूद हम कैसे विकास कर सकते हैं, इसका हम एक उदाहरण बनेंगे। यह है विकसित राष्ट्र का जो है एक अवधारणा। आपने विकसित भारत के अर्थ पर प्रकाश डाला। क्या आप बताना चाहेंगे कि इसे प्राप्त करने में, इसे हासिल करने में युवाओं की क्या भूमिका हो सकती है? देखिए, भारत की जो आबादी है 142 करोड़, इसमें सबसे बड़ा तबका युवाओं का है और आज विश्व में सबसे युवा राष्ट्रों में हमारी गिनती है और युवाओं पर ही हमारे स्वामी विवेकानंद का भी भरोसा रहा। उन्होंने कहा कि 100 युवा मुझे दे देंगे तो वो 100 युवक के माध्यम से मैं देश को बदल सकता हूं। और आज भी प्रधानमंत्री जी ने जब पूरे देश भर से आए 3000 युवा प्रतिनिधियों से बात की तो उन्होंने इसी विश्वास को जो है दोबारा जताया। और ये युवा शक्ति जो है, ये देश की तस्वीर बदल सकते हैं। इनके अंदर अपार ऊर्जा है, इनके अंदर स्पष्टता है, इनके अंदर कुछ हासिल करने का जो है तमन्ना है, जिद है। और आज विविध क्षेत्रों में हमारे युवा जो हैं वो अपने आप को विश्व पटल पर स्थापित कर रहे हैं, साबित कर रहे हैं। चाहे वो ओलंपिक्स हो, पैरालंपिक्स हो, चाहे वो एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ हो, चेस हो, और खेलकूद ही नहीं, चाहे कंप्यूटर का क्षेत्र हो, चाहे स्पेस टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, वैश्विक पटल पर आज भारतीय युवाओं का जो है सम्मान है। पूरे विश्व में उनके लिए मांग है और युवा शक्ति, युवा प्रतिभा हम देख रहे हैं कि आज देश को एक विकसित राष्ट्र की दिशा में ले जा रहा है। तो निश्चित ही ये जो युवा पीढ़ी पर जो भरोसा है, क्योंकि ये अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान भी रखते हैं, लेकिन साथ ही अपने उस ऊर्जा, अपना ज्ञान, अपना स्किल, इसका भरपूर उपयोग कर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के माध्यम से भी और पूर्णतः भारतीय मूल्यों के साथ देश को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज युवा शक्ति के संदर्भ में कहा, भारत की युवा शक्ति का सामर्थ्य भारत को जल्द से जल्द विकसित राष्ट्र बनाएगा। आंकड़ों का जो जोड़ भाग करते रहते हैं, उनको लगता होगा ये सब बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरी आत्मा कहती है कि लक्ष्य बड़ा जरूर है लेकिन असंभव नहीं है। भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने के लिए कौन कौन से क्षेत्र आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण हैं? देखिए,
वैसे तो एक देश के विकास में सभी क्षेत्र उतना ही महत्वपूर्ण है, लेकिन कई क्षेत्रों में हम पहले से ही आगे हैं और पिछले 10 वर्षों में हमने देखा कि बहुत हमने उपलब्धियां हासिल की हैं, चाहे वो स्पेस टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो सामरिक विषय हो, चाहे सड़कों का निर्माण हो, चाहे स्वास्थ्य का विकास हो। लेकिन मैं समझता हूं कि आज जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर या अधोसंरचना का विकास हो रहा है, जिस तरीके से आईआईटीज, आईआईएम्स, विश्वविद्यालय, आईटीआई स्थापित हो रहा है, वोकेशनल ट्रेनिंग के कार्य बढ़ रहे हैं, तो आज एम्प्लॉयबल यूथ को हम तैयार कर रहे हैं। पहले हम सिर्फ एजुकेटेड यूथ को तैयार करते थे, लेकिन वो एजुकेटेड थे लेकिन एम्प्लॉयबल नहीं थे। रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम हम उनके लिए चला रहे हैं। आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से हम एक वैश्विक नागरिकों को तैयार कर रहे हैं जिनके भारतीय जड़ें बहुत मजबूत हैं। और युवा शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए मैं समझता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में और कार्य तेजी से हमको करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत काम हो रहा है। आयुष्मान भारत जैसे योजनाओं के माध्यम से हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर रहे हैं। तो वहां जो है हमको किस तरीके से टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम स्वास्थ्य को दूर दराज के क्षेत्रों में, वनवासी क्षेत्रों में, पिछड़े क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचा सकते हैं। आज टेक्नोलॉजी के चलते आज डिजिटल पेमेंट पूरा विश्व के लिए एक मॉडल बन गया है हमारा यूपीआई। यानी कि छोटे से छोटे जो रेडी चलाने वाले लोग भी, छोटे दुकानें चलाने वाले लोग भी अपना यूपीआई का जो है क्यूआर कोड अपने पास रखते हैं। ये पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण बन गया है डिजिटल पेमेंट्स का। आज सभी के पास बैंक के खाते खुल गए। आज बहुत बड़े तादाद में जो है, एक बहुत बड़े संख्या के पास जो है गैस के चूल्हे आ गए। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में हमारा बहुत काम हो गया है। हम पेरिस एग्रीमेंट को लागू करने वाले अपने टारगेट से बहुत पहले हमने लागू किया। जिन सभी विषयों का प्रधानमंत्री ने बहुत विस्तार से अपने उद्बोधन में जिक्र किया, और मैं समझता हूं कि ये सब हमारे लिए वाकई प्रेरणादायी है। और युवा पीढ़ी के लिए आज एक ऐसा माहौल तैयार हो गया है जहां चाहे वो अटल टिंकरिंग लैब के माध्यम से हो, चाहे जो स्कॉलरशिप्स हैं, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, इस तरह के जितने भी प्रकल्प है जहां शोध को जो है आज बढ़ावा दिया जा रहा है। स्टार्टअप इंडिया है, स्टैंड अप इंडिया में उद्यमिता को बढ़ाया जा रहा है। भारत को एक सर्विस सेक्टर से एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में जो है हम मेक इन इंडिया के माध्यम से हम बना रहे हैं। मैं समझता हूं कि अपार संभावनाएं हैं, लेकिन आवश्यकता है जो प्रधानमंत्री ने जो कहा जन भागीदारी का। ये मात्र सरकारों के सोचने से नहीं होगा, ये उन्होंने स्पष्ट कहा। इसके लिए आवश्यक है कि हम समाज के हर व्यक्ति को इसके साथ जोड़े, इस विकास यात्रा के साथ। इसलिए उन्होंने आह्वान दिया कि ये मात्र सरकारों के सोचने से नहीं होगा, हर नागरिक को इसमें अपनी भागीदारी, इसमें प्रतिभागिता सुनिश्चित करना होगा। और मैं समझता हूं कि आज के युवा अपने संपर्क के माध्यम से, अपने आईटी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हर नागरिक को जोड़ सकता है। ई गवर्नेंस के माध्यम से उनको जो है सुविधाएं पहुंचा सकता है, ताकि जो अर्बन रूरल डिवाइड की बात होती है वो हम समाप्त करें। वहां हम एक पुल बांध सके, एक सेतु निर्माण कर सकें, जहां बराबर की सुविधाएं हर नागरिक को, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, उसको उपलब्ध हो। आपने युवाओं के लिए उद्यमिता की बात की है, तो युवाओं में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी नीतियां लागू की जा सकती हैं? देखिए, बहुत सारे नीतियां लागू किया जा चुका है। आज आप देखते हैं कि किस तरीके से हम जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत जो है हम, चाहे व्यक्ति बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा ना हो तो भी उसके अंदर वो कौशल विकास तैयार करना, ताकि वो सक्षम हो अपने दम पर या तो अपना कुछ स्टार्टअप शुरू करने का या स्वरोजगार के माध्यम में जो है वो कुशल हो सकता है। इसलिए कौशल विकास पर जोर दिया गया है। हम स्कूल के समय से ही शुरू कर रहे हैं। मैंने जैसे कहा कि आईटीआई जो है, जिससे युवा पीढ़ी बेरोजगारी के लिए सिर्फ सरकारी जो जॉब है या नौकरियां हैं सिर्फ वहां तक वो सीमित ना हो, अपितु आज उसके अंदर वो शक्ति हम प्रदान करें, उसको इतना सक्षम बनाएं, सशक्त बनाएं कि वह जो है अपने बलबूते पर जो है, और सरकार ने स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से, स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से, इकोनॉमिक जोन्स के माध्यम से वेंडर्स उनको तक जो है आज बहुत सारे सुविधाएं को बढ़ाने का जो है काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री स्वयं जो है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लोगों को कहते हैं कि भाई बनारस में जाएंगे तो बनारसी साड़ी खरीदिए, आप उत्तर पूर्व में घूम के आइए, यानी कि पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं। और पर्यटन में इतने अपार संभावनाएं हैं कि पूछिए मत। तो मैं समझता हूं कि अब ये युवा पीढ़ी के ऊपर भी है कि वो इस अवसर को जो है, इस चुनौती को अवसर में परिवर्तित करें और वहां जो है ज्यादा से ज्यादा अपना जो है उद्यमिता से, अपने प्रयासों से, अपने पुरुषार्थ से
अपने लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए कुछ करें। ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भारतीय युवाओं को अधिक प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है? मैं समझता हूं कि एक तो सरकार ने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत आज जो फ्लेक्सिबिलिटी जो दिया है, और जिसके वजह से आज आप कभी भी कहीं भी आप किसी भी समय आप पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन को इतना बढ़ावा दिया गया है कि सबको सक्षम बनाने का, आज विश्व के सबसे अच्छे शैक्षणिक संसाधनों का जो है लाभ हमको इंटरनेट के जरिए हमको मिल रहा है। नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी है, हमारे जो है डिजिटल लाइब्रेरी है, जहां से पूरे विश्व के जो है ज्ञान का कोश है वो आज के युवा पीढ़ी के लिए उपलब्ध है। और यही नहीं, विश्व स्तरीय विश्वविद्यालयों को यह अवसर दिया गया है कि वो भारत में अपना परिसर शुरू करें, अपना कैंपस शुरू करें। और भारतीय विश्वविद्यालयों को यह मौका दिया है कि वो वैश्विक पटल पर दुनिया भर के बच्चों को, विद्यार्थियों को वह आकर्षित करें। यानी कि हम स्वयं भी एक शिक्षा का केंद्र बने पूरे विश्व में, और भारतीय विद्यार्थी हैं उनको वैश्विक शिक्षा का पूरा अनुभव का लाभ भी उनको मिले। और पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा, चाहे वो जितने बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स रहे हैं, आज आप देख रहे हैं कि विश्व भर में जो है भारतीय युवा का जो है पूरे विश्व में एक स्वीकार्यता बढ़ गई है। तो मैं समझता हूं कि यह भारत के युवा पीढ़ी का जो स्वीकार्यता है उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जी, और अगर हम देखें तो जब भी बात होती है जो आज की समस्याएं हैं जिससे पूरा विश्व जूझ रहा है, उसके लिए भी हमेशा सबकी निगाहें युवाओं पर टिकी रहती हैं। जैसे जलवायु परिवर्तन या पर्यावरण संरक्षण जैसी बातें और जैसी समस्याएं हैं, उनमें युवाओं की क्या भूमिका हो सकती है? देखिए, एक तो आज युवा पीढ़ी आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के माध्यम से बहुत सक्रिय हैं, और इन्हीं प्लेटफॉर्म्स का सदुपयोग करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, यानी कि हम लोग चाहे वो जल का हो, चाहे वो हमारे पारंपरिक संसाधनों का हो, इसको हम कैसे बचा सकते हैं। हम किस तरीके से जलवायु जो आज हमें दिखाई दे रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की बात चल रही है, इसको हम अपने स्तर पर कैसे रोक सकते हैं। एक नागरिकों की प्रतिभागिता कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं, हम उनको प्रेरित कर सकते हैं उदाहरणों के माध्यम से। समाज को किस तरीके से, अब आप इंदौर शहर को देखिए, एक उदाहरण है कि किस तरीके से नागरिक अपने प्रयासों से अपने शहर को देश का सबसे स्वच्छ शहर बना सकते हैं। हमने कोविड के बाद देखा कि पूरे विश्व में जैसे हुआ, उसके बाद हम लोग किस जज्बे के साथ वापस आए। तो ये सब युवा शक्ति जो है उनके अंदर कुछ कर गुजरने का एक जो जज्बा है, ये हमने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी देखा। स्वाधीनता संग्राम में जब युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, अपने कुर्बानियां दी, शहादत हुई, और हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने जो है भारत को आजादी, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस के इंडियन नेशनल आर्मी के माध्यम से हो, चाहे वो शांतिपूर्ण आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में लड़ा गया उसके माध्यम से हो, हमने देखा कि लगातार जो है युवा शक्ति ने जो है इस देश को स्वतंत्र बनाने में और इसको सशक्त बनाने में बड़ी महती भूमिका निभाई है। और आज भी जो है इकोलॉजी, पर्यावरण, इन सब को लेकर भी युवाओं के बीच में मैं बहुत ज्यादा जागरूकता देखता हूं। और वो मैं यह भी देखता हूं कि चाहे वो प्रदर्शन करते हो या पोस्टर लगाते हैं, देश भर में जो है नुक्कड़ नाटक करते हैं, वो एक जागरूकता समाज के अंदर पैदा कर रहे हैं। जिन चीजों को हमने, जो वरिष्ठ नागरिकों ने किसी समय में टेकन फॉर ग्रांटेड जिसको कहते हैं, कि हमने कह दिया कि अरे चलता है, आज के बच्चे इसको चलता है नहीं मानते हैं। वो ये कहते हैं कि नहीं, हमको बदलना है, हमको ये सूरत हाल बदलना है, इसको बेहतर बनाना है। और उस दिशा में वे अपने परिवारों में, अपने समाज में, अपने संस्थाओं में, अपने शैक्षणिक संस्थाओं में, जहां भी युवा पीढ़ी है, वे वहां बदलाव ला रहे हैं, और ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जी, सार्थक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025 पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक केजी सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सुबोध मिश्र। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।